So good morning everyone. A very warm welcome to Study पाठशाला. जल्दी से शुरू करेंगे आज का सेशन. देखते हैं अखबार क्या लेके आई है आपके लिए. सो दीज आर द प्राइम 5 टॉपिक्स. जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड बात करेंगे और PYQs तो हम डेफिनेटली डालते ही हैं. तो आज भी जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ एक डिस्कस करेंगे. जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, साथ साथ आर्टिकल 356. तो ये जो है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है एंड ये दोनों के दोनों ही जो है आज पॉलिटी के कंपोनेंट्स जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से. PYQs मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. मणिपुर वायलेंस एंड अगेन हेयर ऑल्सो वी हैव एडेड द PYQ. थोड़ा देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कि क्या पूरा मामला है, नॉर्थ ईस्ट की क्या समस्या है, दैट वी विल लुक इनटू. एंड देन नेट जीरो. ओके, सो 2070 तक मोदी जी ने अनाउंस किया है कि हम नेट जीरो हो जाएंगे. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू टेक अप दैट पर्टिकुलर टारगेट, क्या उसके चैलेंजेस होंगे, दैट इज समथिंग दैट वी विल लुक इनटू. उसको थोड़ा देखेंगे क्या समस्या है. एंड देन बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है. ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो उसको देखेंगे कि उसके इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या होने वाले हैं. डेफिनेटली इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो होंगे ही होंगे. ओके, सो दैट इज समथिंग दैट वी विल लुक इनटू. उसको थोड़ा देखेंगे. तो ये है पूरी खबर जो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं. सो दैट इज व्हाट वी विल डू. जस्ट गिव मी. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस इन टुडेज न्यूज़पेपर. पूरा डिटेल में देखेंगे. तो मणिपुर वायलेंस जो है ये काफी रिपोर्ट हो रहा है एंड देर आर 5,000 एडिशनल ट्रूप्स जो मणिपुर में भेजे गए हैं. तो ऑलरेडी वहां पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो प्लेस है. अब एक पॉइंट आपको समझना है इसके अंदर कि पूरी की पूरी गेम में समस्या क्या आ रही है. मणिपुर में ठीक है हमने डेप्लॉयमेंट कर दिया है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम क्या है उसको हम देखेंगे. तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा पॉलिटिकल आता है. देखिए पहली चीज आपको क्लैरिटी के साथ बता दें दैट आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है. दे आर नॉट द सॉल्यूशन. दे विल जस्ट प्रोवाइड यू विद द टेम्परेरी रिलीफ. ओके, तो आज की डेट में जो वहां पे वायलेंस हो रहा है सबसे पहले तो उसे रोकने की जरूरत है. तो टेम्परेरी रिलीफ आएगा, टेम्परेरी पीस आएगा, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. मतलब वो अभी थोड़ा मामला शांत कर देंगे, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज पॉलिटिकल बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के अंदर समस्या क्या है. इट्स अ मल्टी एथनिक सोसाइटी. ओके, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं. इट्स अ ट्राइबल यू कैन से सोसाइटी, और काफी उनके अपने कस्टम्स हैं और ट्राइबल्स के बीच में ट्रेडिशनली भी एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं. सो दैट हैड बीन द पास्ट. ओके, तो ये हमें थोड़ी क्लैरिटी इस चीज को लेके होनी चाहिए. अब एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसा पूछा है. तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस. मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंज है. क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो म्यांमार से यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द चैलेंज. तो अब ये कह रहे हैं कि बताइए, डिस्कस कीजिए कि क्या स्टेप्स हमें करने चाहिए. अब देखो समस्या क्या है. यहाँ पे एथनिक रिलेशंस हैं क्रॉस बॉर्डर भी. सिर्फ इंडिया इंडिया में ही वो ट्राइब्स नहीं रह रहे हैं, म्यांमार की तरफ भी वो ट्राइब्स रह रहे हैं. दैट इज वन पॉइंट हियर. तो उनके फैमिली लीनिएज और वो सब रहता है. एंड देन देर इज दिस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट दैट विल टेक प्लेस. तो अगर आप ज्योग्राफिकल ओवरव्यू देखेंगे, 1600 किलोमीटर्स का आपका जो है बॉर्डर है म्यांमार के साथ, एंड दैट इज नॉट फेंस्ड. ओके, उसके ऊपर कोई फेंसिंग नहीं है. दैट इज वन पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब उससे होता क्या है, दे विल कैरी आउट देयर एक्टिविटी इन इंडिया और फिर वहां से भाग के म्यांमार चले जाते हैं. तो ये गड़बड़ होती है. चैलेंजेस की बात करें, जो ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इसके अंदर माउंटेनियस फॉरेस्ट टेरेन है, स्मगलिंग होती है, टेरर एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे, और एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है. और वही डिफिकल्टी हमें यहाँ देखने को भी मिल रही है. सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें, देर आर नो फिजिकल बैरियर लाइक फेंसेस अराउंड द बॉर्डर. एंड देन देर इज दिस ट्रेड जोन दैट इज देयर. अब देखो बॉर्डर हार्ट्स बनाए जाते हैं. बॉर्डर हार्ट्स क्या है यहाँ पे, ये एक ट्रेडिशनल मार्केट की तरह होते हैं जिसके अंदर दोनों तरफ से म्यांमार के भी जो एथनिक लोग हैं या इंडिया की तरफ से भी वहां के आके ट्रेड करते हैं. इट्स लाइक अ मेला या ट्रेडिशनल मार्केट टाइप.
अब ऐसे में हो क्या रहा है कि भी टेररिस्ट जो हैं या फिर जो स्मगलर्स हैं वो इन प्रोविजंस का मिसयूज करके अपनी एक्टिविटीज करते हैं, तो दैट इज समथिंग विच इज विजिबल। नार्को टेररिज्म जैसी चीज है, वहां पे नार्कोटिक्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, ड्रग्स जो है वो काफी ज्यादा वहां पे ड्रग अब्यूज के केसेस हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इम्यूनेशन, आर्म्स, यू कैन से स्मगलिंग, एवरीथिंग इज देयर। अब पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज की बात करें तो मैंने बताया कि इंटर ट्राइबल क्लैशेस बहुत सारे होते हैं, इंसर्जेंसी है, एथनिक क्लैशेस यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, एंड देन यू कैन से दैट देयर कैन बी अ केस फॉर चाइना इंटरवेंशन। ओके, शायद चाइना वहां पे इंटरवीन भी करता होगा, बट द पॉइंट इज दिस, प्रॉब्लम आपकी डोमेस्टिक है, तो जो आपके एनिमीज हैं वो उसका फायदा तो उठाएंगे ही उठाएंगे, और वैसा ही यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर? अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट बेटर करना है, दैट इज फॉर श्योर। आपके यहाँ पे माधव गॉडबोले टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ये जरूरी हैं ताकि हम म्यांमार की मिलिट्री के साथ जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके सारी चीजें। देन रीजनल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको इस एरिया की स्टेबिलिटी अगर लेके आनी है तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डेवलपमेंट, डोनर करके एक अलग से डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री भी बना देते हैं वो। तो वो देयर प्राइम टास्क इज कि नॉर्थ ईस्ट का किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, तो इंडिया के अंदर जो हमारी सरकार है वो इस चीज को लेके काफी, यू कैन से, कंसर्न्ड है। एंड देन बिम्स्टेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर बिम्स्टेक में आपको करना क्या है, बिम्स्टेक की अगर एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, अगर इसके एक्टिविटी में पेस आता है, तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का भी डेवलपमेंट होगा। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आपको जल्दी से जल्दी उसके प्रोविजंस पे एक्टिव होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। एंड देन वी हैव इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल, यू कैन से, हाईवे दैट इज देयर, एंड कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ये हाईवेज हैं, ये सब आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। इंफ्रा होगा, इंफ्रा से कनेक्टिविटी होगी, एंड व्हेन यू विल हैव दैट कनेक्टिविटी, दैट इज गोइंग टू बूस्ट अप द इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी से जॉब क्रिएशन होगा, and when there will be job creation, that will contribute in reduction in terror activities। वो सब आपके यहाँ पे इंसर्जेंसी जो है वो कम कर देगा, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर। तो ये सब ब्रॉडर चीजें हैं जो आपको समझनी है, कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं चीजें। देन एनहांस पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना बहुत जरूरी है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, शायद पहले बताई, देखिए मुंबई के अंदर, वहां पे मुंबई में जैसे 92 93 में ब्लास्ट हुए, राइट्स भी हुए, ठीक, उसके बाद उन्होंने मोहल्ला कमेटीज बनाई थी जिसके अंदर हिंदूज, मुस्लिम्स, डिफरेंट, यू कैन से, कम्युनिटीज के लीडर्स वहां पे होते थे। नाउ वी कैन हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट हियर इन मणिपुर। तो आप एक तरीके से कम्युनिटी कमेटीज बनाइए, ठीक। अब जब आप कम्युनिटी कमेटीज बनाएंगे उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स का होगा, एंड दोज लीडर्स दे विल फैसिलिटेट पीस इन दैट एरिया। इस तरीके से शांति लाई जा सकती है। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन सीरियसली थिंक अबाउट। ओके, तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें करनी है। आगे देखेंगे अखबार के अंदर क्या क्या है। निर्मला एलेज ग्रोथ डिप वरीज, ओके, मूड्स द ट्रेड कट। अब एक चीज समझिए यहाँ पे, उम्मीद है, देखो अभी तो इन्फ्लेशन चल रहा है ठीक ठाक, तो इट इज अनलाइकली, आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या आरबीआई यहाँ पे रेट्स को कम करेगा, सो इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई के हाथ भी थोड़े टाइट हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन एक मेजर फैक्टर है जो कि आम जनता को इम्पैक्ट करता है और उसको कंट्रोल में करना जरूरी है। और एंड टू कंट्रोल इट, अभी रेट कट नहीं हो सकता है, दैट इज द रियलिटी। ओके, सो रेट कट जो है वो अभी नहीं होगा, बट इन द कमिंग टाइम एज द इन्फ्लेशन विल गो डाउन, से जनवरी के मंथ आते आते हमारा इन्फ्लेशन, उम्मीद है कि इट विल बी अंडर कंट्रोल। ओके, स्पेसिफिकली द फूड इन्फ्लेशन इफ यू टॉक अबाउट, क्योंकि आम जनता को सबसे ज्यादा असर पड़ता है फूड इन्फ्लेशन से, और वो अंडर कंट्रोल आना बहुत जरूरी है। एक बार वो कंट्रोल में आ जाएगा, आफ्टर दैट यू कैन से थिंग्स विल बी स्मूथ, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, देन वी कैन थिंक अबाउट रेट कट्स, तब जाके हो सकता है, बट उससे पहले मुझे लगता नहीं है।
अब दिल्ली हो गई है भैया चौक, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक, उसको लागू कीजिए और ग्रेड 4 वाला लागू करना है। और इन्होंने कहा है कि चाहे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 450 से नीचे भी आ जाए, तब भी आप जो है इस प्रिवेंटिव मेजर्स को नहीं हटाएंगे टिल फर्दर कोर्ट ऑर्डर। ओके, तो अब दोबारा जो है कोर्ट ऑर्डर के बाद ही इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाएगा। तो दैट इज द न्यू डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे हम जो डिबेट करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म। नाउ द पॉइंट हियर इज दिस, जुडिशरी को इंटरवीन क्यों करना पड़ा इतने सीरियसनेस के साथ? तो आप एक चीज समझ लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट दे वर रिलक्टेंट। तो आपको एक बात माननी पड़ेगी कि एग्जीक्यूटिव जो है हमारे यहाँ पे, ठीक, एग्जीक्यूटिव वाज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। एग्जीक्यूटिव कोई भी खास एक्शन नहीं कर रहा था उस समय। दैट इज समथिंग विच वाज देयर, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स में आप बोलेंगे कि कोर्ट ने यहाँ पे काम किया है। दैट इज व्हाट कोर्ट हैज डन। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का। अब क्या ये सही है जुडिशरी का इंटरवीन करना? दैट इज वन थिंग। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि डज आर जुडिशरी, डू दे नो अबाउट द एग्जीक्यूटिव टास्क? क्योंकि ये मामला पूरा गवर्नेंस का है कि कब जो है लॉकडाउन कब जो है एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगानी है, कब नहीं लगानी है। डू दे नो द टेक्निकलिटी? क्या उनको टेक्निकल आइडिया है? ठीक, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू फिगर इट आउट। बट पॉइंट इज दिस, जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, क्यों इंटरवेंशन करना पड़ता है? बिकॉज देर वॉज नो एक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब ऐसे में एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ले नहीं रहा है, सो यू विल डेफिनेटली वांट कि पब्लिक को रिलीफ चाहिए भाई। पब्लिक को तो चाहिए ना रिलीफ। दैट इज समथिंग विच इज क्रिटिकल। सिचुएशन वाज दैट अलार्मिंग। दिल्ली में पोल्यूशन इतने बड़े लेवल पे है और गवर्नमेंट वहां पे एक तरीके से कोई काम नहीं कर रही है, और डिले हो रहा है, डिलेड एक्शन चल रहा है। दैट इज समथिंग विच इज अनकॉल्ड फॉर। वो चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये एक बड़ी डिबेट है। अब देखिए इसके अंदर जो PYQ पूछा गया है हम उसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक, ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया कि बेसिक स्ट्रक्चर, चलो ठीक है, जुडिशरी ने कर दिया कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट इवेल्युएट द रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वेलफेयर भी आता है, ठीक है। और एक बात समझिए, हमने जुडिशरी को एक टास्क दिया है जुडिशियल रिव्यू का, और उस जुडिशियल रिव्यू के अलावा हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाउ व्हेन यू हैव दीज टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल विद यू, डेफिनेटली देयर इज एन इंटेंट कि हमें पब्लिक वेलफेयर की तरफ जाना है। आपको पब्लिक सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना होगा जो टाइम पे रिस्पोंड करे, ठीक। अब पब्लिक सेंट्रिक नहीं होता तभी तो जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है गुड गवर्नेंस करवाने के लिए। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अब अगर आप जुडिशियल इस एक्टिविज्म का आप डेफिनेशन देखेंगे, सो आइडिया इज दिस, इट इज अ टूल विच चेक्स द लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। ये एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहा, उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म है ये। ओके, दैट आइडिया इज दिस, दैट जुडिशरी इज गोइंग फॉर एक्स्ट्रा स्टेप्स। ओके, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स ले लेती है जुडिशरी, एंड दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज जुडिशियल एक्टिविज्म। बट दैट इज प्राइमरीली इन द राइट इंटरेस्ट, जनता की भलाई के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है? देखिए हमारे पास PIL है, जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। अगर आप जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो आप आर्टिकल 32 के अंडर, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ओके, और आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट 226 के अंडर आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा। एंड वी नो दैट आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ, दैट इज राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट, ठीक। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट ही है और सुप्रीम कोर्ट उसी को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट इज द आइडिया।
ये पूरा का पूरा आइडिया, पूरी की पूरी डायमेंशन है, तो कुछ लीगली इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपके पास पीआईएल जैसा टूल भी अवेलेबल है कि आप जो कॉमन मैन है उनके बिहाफ पे ये केस फाइल कर सकते हैं। अब देखो, रियलिटी ये है, जिन लोगों के पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, लेकिन उस आम आदमी का क्या जो सड़क के ऊपर है। तो दिस इशू इज क्रिटिकल, और उस हिसाब से बिल्कुल सही स्टेप है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग हियर। देन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इफ यू सी जुडिशियल एक्टिविज्म का, जुडिशरी ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर अपहोल्ड कर रहा है, चाहे आपके एनवायरमेंट रिलेटेड डिसीजन हो, पब्लिक रोड, सिविक कम्युनिटीज, सब जुडिशरी के थ्रू ही फैसिलिटेट हो रहा है। अब इसका क्रिटिसिज्म ये है, जुडिशियल ओवररीच, दैट देयर आर एक्यूजिशंस दैट जुडिशरी इज क्रॉसिंग द लिमिट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर लॉ मेकिंग किसका काम है? लेजिस्लेचर का। लॉ इम्प्लीमेंटेशन ये है एग्जीक्यूटिव का काम, और कहीं ना कहीं जुडिशरी यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है, तो वो बोलते हैं कि जुडिशरी इज, यू कैन से, क्रॉसिंग द लिमिट्स, दैट इज व्हाट जुडिशियल ओवररीच इज। बट रियलिटी इज डिफरेंट। आपकी जो दो बाकी ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं, इसलिए जुडिशरी को पब्लिक रिलीफ के लिए आना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे योर कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर व्हाट? इट्स फॉर पब्लिक। ओके, पब्लिक वेलफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उस हिसाब से ये चीज करने की जरूरत है। अब ऐसे में सजेशन इज दिस, बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए, जिसके लिए टर्म बोली जाती है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ओके, कि जितना हो सके जुडिशरी को रुकना चाहिए, बट अगर कुछ नहीं हो रहा है, डेफिनेटली दे हैव द पावर टू इंटरवीन, बिल्कुल वैसा करना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल डिबेट अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म। इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट ये हमारे ही इंटरेस्ट में है, क्योंकि आपके बाकी दो ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे ना, इसीलिए ये चीज की जाती है। क्लियर? तो इसको देखेंगे। देखिए, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के अंदर बहुत बड़ा टर्न है, और स्पेसिफिकली जो रीसेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के साथ इक्वेशन बन रही है इनकी, तो दैट इज अ वेरी, यू कैन से, कंसर्नफुल थिंग फॉर अस, बिकॉज दोनों तरफ से पहले पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो उस डिबेट को देखेंगे कि कैसे जो है वो प्रॉब्लम अब थोड़ी ठीक ठाक ठीक हो गई थी, अब वापस जो है वो खराब हो रही है, तो इन चीजों को थोड़ा देखा जाएगा। कैन यूज जेनोमिक लेबोरेटरीज टू असेस द माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, देखिए, उसको बाद में देखेंगे, पहले आप देखेंगे एएमआर है क्या। देखो, हमारे यहाँ पे होता क्या है, आपके जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो आपकी जो मेडिसिन है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट, एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, ठीक, ओवर द टाइम। अगर आप थोड़ी थोड़ी गोलियां उनको, मतलब थोड़ी थोड़ी मेडिसिन खाते रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर एक प्रचलन सा है कि भाई डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्ट नहीं करना, सीधा जो है जाके शॉप से, मेडिकल शॉप से आप दवाई ले लेते हो, और आपको पता नहीं होता कि अप्रोप्रिएट डोज क्या है। अब जब आपको ये नहीं पता कि अप्रोप्रिएट डोज क्या है, तो उस केस के अंदर ओवर ईटिंग हो जाती है जबरदस्ती की, और उस केस के अंदर कभी कभी होता क्या है कि जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में है, वो ओवर द टाइम एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। अब अभी तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट व्हेन यू विल टर्न ओल्ड, ओल्ड एज के अंदर आपकी बॉडी की एबिलिटी टू हैव दैट मेडिसिन विल गो डाउन, वो जो है काफी कम हो जाएगी, बॉडी की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में जो एग्जिस्टिंग जो माइक्रोब्स हैं वो म्यूटेट कर चुके हैं, जो दवाई पहले असर करती थी अब वो आपकी बॉडी में असर नहीं करेगी। तो ये एक बड़ी समस्या है जो हमने यहाँ पे देखी है। अब दवाई असर कर नहीं रही है, तो आपको जो है डोज भी बढ़ानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो आती है यहाँ पे। ओके, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी हैवी डोज लेने को, तो ये समस्या है। अब इसको लेके कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट के अंदर। क्लियर? आगे देखेंगे यहाँ पे, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर इज ऑपरेशनल। तो देखो, इंडिया सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। एक तरफ हम इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप रशिया के साथ भी ट्रेड रखते हो। ओके, और इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी है इधर, ये व्लादिवोस्टॉक वाले एरिया के अंदर। तो इट्स अ गुड थिंग, काफी अच्छी जो है चीजें चलती हैं यहाँ पे। आप हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हो, हर किसी के साथ आप ट्रेड करते हो, इट्स अ ग्रेट आइडिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा यहाँ पे एडिटोरियल कंपोनेंट्स में आते हैं। अच्छा, बिफोर दैट स्पेस एक्स ने इंडियन सैटेलाइट्स को वहाँ पे स्पेस में सेटल किया है, एंड इट इज GSAT-N2, जिसको GSAT-20 भी कहा जा रहा है, उस सैटेलाइट को भेजा गया है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी वहाँ पे। ओके, तो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बट द पॉइंट इज दिस, अब इंडिया को अपना प्राइवेट सेक्टर भी लेके आना पड़ेगा ना।
तो ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है स्पेस एक्स कि कैसे जो है प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ सकता है। तो वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट। अब ये क्यों जरूरी है? अगर आपके साइंटिस्ट ये छोटी मोटी सैटेलाइट लॉन्च करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो वो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कब करेंगे? वो कब मार्स की बात करेंगे? वो कब जुपिटर की बात करेंगे? दैट इज द चैलेंज। तो हमारे पास साइंटिस्ट रिसोर्स लिमिटेड ही होता है, उस लेवल पे पढ़ाई लिखाई मतलब कम ही लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे में ये एक जरूरी चीज है ये, ठीक है। इंडिया में भी हमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है कि दे शुड ऑल्सो कम। ओके, चलिए आगे देखेंगे। हाउ सस्टेनेबल इज इंडिया पाथ टू नेट जीरो। तो पहले एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया ये नेट जीरो होता क्या है। देखिए नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा आपका एमिशन। क्लियर? पहली चीज समझिए, नेट जीरो का मतलब ये है जितना पोल्यूशन आप कर रहे हैं, पोल्यूशन इन द सेंस ग्रीन हाउस गैसेस जितनी रिलीज कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है। तो रिलीज जो होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन पे आएगा, तो नेट क्या बना? जीरो। दैट इज द आइडिया ऑफ नेट जीरो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एमिशन जीरो हो जाएगा। जीरो एमिशन आज की डेट में अभी तक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। हम फॉसिल फ्यूल भी यूज करेंगे, हमें डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, ट्रक्स भी चलेंगे, ये सब कुछ चलेगा। तो इसीलिए नेट जीरो टर्म यूज की जाती है। अब चाहे ये एब्जॉर्प्शन आप जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कीजिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए अरेंजमेंट कीजिए। अब कैसे कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे? ग्रीन बेल्ट अपना इंक्रीज करके। क्लियर? तो अगर आप ग्रीन कवर इंक्रीज करते हैं तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब की जाएगी। तो दैट इज व्हाट इट पर्टिकुलर इट दिस इज व्हाट इट इज मीनिंग। तो ये एक आइडिया है जिसको हम थोड़ा जानेंगे समझेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन मुद्दे की बात है उस चीज को समझना जरूरी है। क्या है पूरी लड़ाई? तो नेट जीरो हमने अनाउंस कर दिया कि 2070 तक हमें नेट जीरो होना है। अब देखो हम अभी डेवलपमेंट के पाथ पे हैं और पोल्यूशन तो देखो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन होगा। हमारी ट्राजेक्ट्री अभी वैसी है, हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, ये सब कुछ करना है, ठीक है ना। दैट इज समथिंग विच हैज टू बी डन। अब इसके अंदर जो की पॉइंट समझने वाला है, देखिए डेवलप्ड कंट्रीज दे एक्सपेक्टेड टू लीड एंड सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज, दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल। बिना टेक्नोलॉजी सपोर्ट के आप ये नहीं कर सकते, तो आपको टेक सपोर्ट यहाँ पे जरूर चाहिए होगी। और अगर ये डेवलप्ड नेशंस आपको हेल्प नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको शायद अचीव भी ना कर पाए। दैट इज द रियलिटी, बिटर रियलिटी है ये। तो ऐसा होगा। क्लियर? तो ये कुछ एक चीज है जो समझनी है हमें। एंड देन यू कैन से जो हमारा टारगेट है 2070 का वो रियलिस्टिक है, जो हमारे डेवलपमेंट एस्पेक्ट को भी देखेगा और हमारे कार्बन एमिशन नॉर्म्स को भी पूरा करेगा, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैलेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंडिया के अंदर लिमिटेड है। अब इंडिया की समस्या क्या है? देखो हमारे पास 2% ग्लोबल लैंड है, ठीक है ना। धरती पूरी दुनिया की 2% आपके पास है, लेकिन पॉपुलेशन इफ यू टॉक अबाउट, ओके, ग्लोबल पॉपुलेशन का 18% इट इज इन इंडिया। दैट इज द मिसमैच। तो फ्यूचर में हमारे यहाँ पे जमीन नहीं मिलेगी। दैट इज हाउ चैलेंजिंग इट इज गोइंग टू बी। उसी जमीन पे आपने एग्रीकल्चर करना होगा, उसी जमीन पर आप जो है इंडस्ट्री भी लगाएंगे, ओके। उसी जमीन पे हमें ग्रीन कवर भी लेके आना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी द इजी वन। इतना आसान नहीं होने वाला। तो ये समस्या है जिसको हमें डील करना है। अब नेट जीरो क्यों रिक्वायर्ड है? देखो हमारा टारगेट है टेम्परेचर राइज की जो लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम झेल सकते हैं। अब देखो रियलिटी मैं बता रहा हूं आपको। इन नेक्स्ट 6 years, ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारा टारगेट था अ, इतने सालों बाद का, लेकिन अगले 6 साल में 1.5 डिग्री वाला मार्क हम क्रॉस कर देंगे। ये रियलिटी है। करंट इंक्रीज ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आज की डेट में अगर आपने एफर्ट नहीं किया तो सिचुएशन वर्स होने वाली है। दैट इज गोइंग टू बी द केस, ओके। अब प्रॉब्लम है इसमें डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज की। डेवलप्ड नेशंस इन द पास्ट
दे हैव एमिटेड लॉट ऑफ यू कैन से ग्रीन हाउस गैसेस, और जो उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि वहां पे पहले आया था ना, तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अभी तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मिलेंगी आपको। तो ये एक समस्या है कि भाई उनकी इतनी पुरानी जो एमिशन है, दे शुड ऑल्सो पे फॉर दैट। हिस्टोरिकली उन्होंने बहुत कुछ पोल्यूट किया है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल उनका जो टास्क है, जो उनका फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट, उसके लिए तो उनको पे करना पड़ेगा ना। बट एट प्रेजेंट दे वांट डेवलपिंग नेशंस टू डू मोर। आज की डेट में वो बात कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं करेंगे, हमारा तो पास्ट में हमने किया था, अब डेवलपिंग नेशंस को करना है। दैट इज व्हाट देयर थॉट प्रोसेस इज। ओके, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है। तो काफी खराब ये एक तरीके से सिचुएशन हो जाती है। अगर आप चैलेंज की बात करेंगे, चैलेंज ऑफ कंजम्पशन एंड डेवलपमेंट, देखिए हमारे यहाँ पे कंजम्पशन तो इंक्रीज होने वाला है, स्पेसिफिकली हमारी एनर्जी नीड्स, ठीक है। अगर आप दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर आपके एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा होंगे। दैट इज हाउ इट इज। एंड एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल अभी भी लिमिटेड हैं। यू कैन नॉट आउटराइटली बी डिपेंडेंट ऑन रिन्यूएबल, एंड वी कैन यू कैन से दैट फॉसिल को अभी आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, अभी आपको कोयला जलाना पड़ेगा। एंड दैट इज द पॉइंट हियर। ओके, सो ये कुछ एक चीजें हैं जिसके बारे में हमें सोचना है। हमें अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचना पड़ेगा। वेस्टर्न स्टैंडर्ड से आप नहीं चल सकते हो, कंज्यूमरिज्म से आप नहीं चल सकते हो, ठीक है। कंज्यूमरिज्म मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं पे कर सकता हूं बिजली का बिल तो मेरे घर के अंदर पंखे चलते रहे, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी यू कैन से कॉशियस अबाउट। उन चीजों को लेके कॉशियस होना है। ये इस लेवल की सेंसिटिविटी जब आ जाएगी, तब आप मानेंगे कि सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाएगी। लेकिन जब तक इस लेवल की सेंसिटिविटी नहीं आती है, तब तक तो आप ये उम्मीद कीजिए कि भी लोग खुद ब खुद समझ जाएं। तो डिमांड साइड मेजर की बात करें, यूज एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। आजकल स्मार्ट बिल्डिंग का जो है वो कंसेप्ट आ चुका है, बिकॉज बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, दे आर द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब स्मार्ट के अंदर करेंगे क्या, एटलीस्ट आप जो है ग्लास बिल्डिंग्स यूज कर सकते हैं। ग्लास बिल्डिंग्स के अंदर क्या है, दैट विल रिड्यूस द यू कैन से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज रिक्वायर्ड। ओके, तो उससे जो है आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थोड़ा कम कर लेंगे। तो ये जो है चल रहा है, जिसको आजकल बोला भी जाता है कि हाई एफिशिएंट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो आप हाई एफिशिएंट बिल्डिंग्स की तरफ जा सकते हैं। दैट इज समथिंग वी कैन talk about, and it is not just this, there are a lot of you can say corporates which are already on that path। तो उस रास्ते पे ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आप देखोगे बड़े बड़े ग्लास नजर आएंगे वहां पे, तो उसमें क्या है ना कि सनलाइट अंदर आती है, तो यू कैन यूज दैट। आप अपने काम के लिए उसको यूज करेंगे, आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द आइडिया। अदर थिंग इज दिस, वी हैव टू प्रायोरिटाइज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नॉन मोटराइज ट्रेवल को आपको एनकरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ई रिक्शा इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ई रिक्शा और ई व्हीकल आप लेके आ सकते हैं। फॉसिल से आपको डिपेंडेंस खत्म करनी है। अब देखो, अगर मैं आप बात करूं दिल्ली की, आप दिल्ली पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरा साल थ्रू आउट ईयर जो होता है, हम ये कैसे कह दें कि सिर्फ स्टबल बर्निंग से गड़बड़ हो रही है या फिर सिर्फ जो है दिवाली बनाने से गड़बड़ हो रही है। थ्रू आउट ईयर दीज व्हीकल्स आर रनिंग, और डीजल व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं, तो उसको हम कैसे अंडरमाइन करें। तो इसीलिए नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू डील विद दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज सिचुएशन विल रिमेन एज इट इज, बात बनेगी नहीं, ठीक। आपको लोकल प्रोडक्ट्स को जो है उसको एक तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। एनकरेज माइंडफुल डाइटरी चॉइसेस। ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंडस्ट्री को आपको देखना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इन इंडस्ट्री। ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन डीजल भी आने लग गया आजकल, ठीक है। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जा रहे हो, तो जितना हो सके ज्यादा जाइए। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये रिलेटिवली क्लीन भी होता है, एंड यू आर नॉट सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। आपको दूसरों पर डिपेंडेंसी भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये बेनिफिट बहुत हैं इसके, ठीक है। सप्लाइड साइड मेजर्स की बात करें, डिसेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन, आपको रूफ टॉप सोलर पावर पे जाना पड़ेगा, सोलर पंप्स पे जाना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपना एनर्जी मिक्स जो है वो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एक दो टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते।
फोसिल के अलावा रिन्यूएबल में भी अलग अलग जाना है आपको, विंड के ऊपर भी एक्सप्लोर करना है, सोलर के ऊपर भी एक्सप्लोर करना है, एंड देन न्यूक्लियर तो डेफिनेटली है ही है, एज कंपेयर टू यू कैन से थर्मल, इट इज लेस पोल्यूटिंग, दिस इज द आइडिया। क्लियर? सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन, और ये जितना टाइमली हो जाए उतना अच्छा है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की नहीं है, डेवलपिंग नेशंस की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज व्हाट द की आइडिया इज। ओके, सो टिल द टाइम टिल द टाइम वी डोंट यू कैन से इम्प्रूव इट, जब तक इसको इम्प्रूव नहीं किया जाएगा सिचुएशन एज इट इज रहने वाली है। दैट इज व्हाट द ओवरऑल डिबेट इज अबाउट। ये पूरा मुद्दा है जिसको हमें थोड़ा डिटेल में जाके समझना है। अब चलते हैं सीधा एडिटोरियल के ऊपर, और प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड बात हो रही है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो मणिपुर में हो रहा है उसके बाद तो आपको प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। ठीक, तो प्रेसिडेंट रूल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर साल यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये देखिए, प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है विच टॉक्स अबाउट कि प्रेसिडेंट रूल अगर लगा देंगे तो क्या नहीं होगा। ठीक है, सवाल समझना जरूरी है। इन्होंने बोला है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए तो क्या चीज जरूरी नहीं है कि हो, कुछ चीजें तो होंगी, बट क्या चीज ऐसी है जो शायद ना हो। तो पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। अब देखिए, डेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इट इज नॉट नेसेसरी। सरकार सिर्फ जाती है, आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जाएगी, असेंबली एज इट इज रह सकती है व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट रूल। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी एट दैट इन दिस पर्टिकुलर केस, ओनली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इट विल गो व्हेन देयर विल बी प्रेसिडेंट रूल। लोकल बॉडीज पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि रेजोल्यूशन हो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, ये प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पक्का होगा, लेकिन पूछा गया है यहाँ पे नॉट नेसेसरीली। तो इसके लिए हम जो है सेकंड को रूल आउट करेंगे, एंड बी विल बी आवर आंसर। ओके, सेकंड स्टेटमेंट हटा दी जाएगी, क्योंकि वो तो होगा ही होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको तो जाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन वाज अबाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना ये आर्टिकल 356 के अंदर हमने प्रेसिडेंट रूल लगा लिया, तो उसके बाद होगा क्या? अब देखो, मैंने अभी बताया आपको, स्टेट असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट के अंदर जो है उसको लेके कानून पास होंगे फिर, स्टेट सब्जेक्ट्स को लेके। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, ऐसा भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट खुद थोड़ा कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाएगा ना कानून, लेजिस्लेचर का काम है। सो दैट इज व्हाई दिस बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर? ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है, बीवाईक्यू पूछे हुए हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मणिपुर इतना जो वायलेंस हो रहा है, क्यों हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए? देखो, एक चीज समझनी है, सॉल्यूशन आपका पॉलिटिकल आएगा। क्लियर? लीडरशिप जो मणिपुर की है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, बट जो सीएम है उनकी एबिलिटी जहां पे डाउट पे आ रही है कि लोग उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, उनके घरों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। क्लियर? सो इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। अब कुछ लोग इसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। देखिए, बात उनकी भी सही है, ये थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, बट द रियलिटी इज दिस, द लीडरशिप इज नॉट एबल टू हैंडल दिस। नाउ इवन इफ इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, अगर आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है, इवन इन दैट केस किसी को तो अकाउंटेबल बनाना चाहिए ना। एटलीस्ट पॉलिटिकली भी आप चीजों को बदल दीजिए, हैव अ न्यू लीडर। ठीक है ना, आपको अगर लगता है कि इसका जो है समाधान इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप एटलीस्ट नया लीडर ले आइए, सीएम नया ले आइए, किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। दैट इज समथिंग विच हैज टू बी डन। अब राइट नाउ द सिनेरियो इज दिस, देर आर नो स्टेप्स दैट आर टेकन, कोई भी एक्शन इस चीज को लेके हुआ ही नहीं है, पॉलिटिकल एक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए लोग भड़के हुए हैं वहां पे, दे आर नॉट हैप्पी विद द लीडरशिप एंड दे आर बर्निंग द हाउसेस। सो दैट इज अ वेरी सीरियस थिंग विच इज हैपनिंग, ये सब गड़बड़ उधर चल रही है। ठीक है, तो कुछ एक कंसर्न्स यहाँ पे रेज्ड हुए हैं, वायलेंस जो है ऑर्डिनरी सिटीजन के बीच में इंक्रीज हुआ है। ठीक, और डिस्टिंक्शन फ्रॉम प्रायर इंसर्जेंसी, नागालैंड और मिजोरम से सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट है। क्यों है?
क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से एथनिक कन्फ्लिक्ट बन गया है ये, वन ट्राइबल अगेंस्ट द अदर। ये कहीं किसी को आजाद कराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे को मार रहे हैं। इट्स अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। दैट इज हाउ डिफरेंट द सिचुएशन इज फ्रॉम मिजोरम और नागालैंड। तो इस तरीके की है ये दिक्कत, और इसीलिए आपको यहाँ पे पॉलिटिकल सोल्यूशन मेरे हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड देन दिस इज द राइट केस टू ब्रिंग इन द अनदर पर्सन, या प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए इधर। तो वो चीज आज की डेट में जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इट। दिस इज हाउ, दिस इज देयर प्रेरोगेटिव। ओके, ऑलरेडी वहां पे आर्म्ड फोर्सेस आपने लगा दी है, लेकिन उससे कुछ खास सोल्यूशन आएगा नहीं। दैट इज द आइडिया। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये जरूर कहा था कि वी शुड कॉशियसली यूज आर्टिकल 356, बट पॉइंट इज दिस, द सिचुएशन इज डिमांडिंग। अब तो सिचुएशन डिमांड कर रही है ना, तो इसीलिए जो है आपको इस चीज के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। क्लियर? दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब आगे बढ़ते हैं सीधा अगली खबर के ऊपर। तो एडिटोरियल में और कुछ खास नहीं, यहाँ पे सीधा हम चलेंगे। ये देखिए, डिड इन्फ्लेशन प्ले अ रोल इन ट्रम्प्स विन? इट कुड बी, ठीक है, ये भी हो सकता है रीजन। एंड इन ट्रम्प इज ऑलरेडी क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे। देखिए, ट्रम्प का एक फोकस है एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक। तो ये रूल्स को बदलेंगे, वहां पे रेड टेपिज्म खत्म करेंगे। दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू हियर। ही इज गोइंग टू फर्दर, यू कैन से, स्मूदन द प्रोसेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका। दैट इज हाउ दे आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो पूरे के पूरे प्रोसेस को वो स्मूथ करने वाले हैं। देखने वाली चीज होगी कैसे वो करते हैं। द पॉइंट इज दिस, हमें भी सीखना है, इन द सेंस आपके लिए भी लर्निंग लेसन होगा ये, किस तरीके से चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो समझने हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, सीधा यहाँ पे चलेंगे। ओके, तो विल नॉट लुक इनटू दिस, इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, और सीधा इंटरनेशनल पेज पे आते हैं। दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग हियर। तो ये हमारे लिए एक नई चीज है। पहला कार्गो शिपमेंट आया है पाकिस्तान से बांग्लादेश, शिफ्ट सिग्नलिंग शिफ्ट इन द टाइज। ओके, तो ट्रेड से कहानी शुरू होगी, और शायद फिर आगे जियोपॉलिटिकल टाइज भी ठीक किए जा सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, दैट पॉइंट इज चाइना फैक्टर। ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड चाइना इज मेंटेनिंग गुड इक्वेशन विद बांग्लादेश। वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और चाइना ही पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। तो दोनों को साथ में लाने का काम में चाइना जरूर ऐसा कर सकता है। दैट इज व्हाई दिस डेवलपमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब देखो, जब हम इंडिपेंडेंस हमारी हुई थी, हमारे वेस्ट में भी पाकिस्तान था, और बांग्लादेश था नहीं, तो इट वाज ईस्ट पाकिस्तान, ठीक। वी हेल्प देम आउट इन गेनिंग द फ्रीडम हियर। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन इतने बुरे नहीं थे, तो वी हैड अ केस फॉर टू फ्रंट वॉर जब हम पाकिस्तान की बात करते थे। राइट नाउ द पॉइंट इज दिस, दिस इज व्हाट चाइनीज आर डूइंग। ये इंडिया का एनसर्कलमेंट है। क्लियर? दैट फ्रॉम थ्री साइड्स चाइनीज दे हैव देयर प्रेजेंस। हर तरफ से वो हमें जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी, हमें सोचना होगा। तो अब ये एक डेवलपमेंट है, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जरूर होंगे, ट्रेड डायवर्जन होगा। बांग्लादेश और ट्रेड, बांग्लादेश और पाकिस्तान का ट्रेड अगर इंक्रीज होता है, तो वो इंडिया से ट्रेड को डाइवर्ट करके पाकिस्तान लेके जाएगा, एंड वी विल लूज आउट ऑन द मार्केट अपॉर्चुनिटी। हमारे प्रोडक्ट्स अब वो लेंगे नहीं अगर पाकिस्तान से उनको वो सप्लाई मिल जाएगी। देर विल बी कॉम्पिटिशन इन एक्सपोर्ट। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश मे अफेक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल ऐसा होगा। पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, बिल्कुल वहां पे देखने को मिली है, ठीक है। एंड देर विल बी पोटेंशियल राइज इन प्राइसेस फॉर गुड्स दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश, बिल्कुल हो सकता है इसमें। अगर आप जियोपॉलिटिकल कंसर्न देखेंगे, रीजनल अलायंसेस बन सकती है। दिस कैन स्ट्रेंथन, दिस कैन डेवलप इनटू पॉलिटिकल अलायंस, स्पेसिफिकली सार्क के अंदर, ठीक। तो सार्क के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर साथ में आ रहे हैं, तो ये इंडियन इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड अदर पॉइंट इज दिस, चाइना ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी देयर इन सार्क। वो भी साउथ एशिया के इस ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं। तो ऐसे में इन्फ्लुएंस बहुत होने वाला है चाइना का। अब अगर आप बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो पाकिस्तान इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट, बांग्लादेश इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट, ठीक। दोनों के दोनों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी साथ हैं, तो ट्रेड रिलेशन तो उनके अच्छे होंगे ही होंगे, और पॉलिटिकल इक्वेशन भी उनकी बेटर हो जाएगी। दैट इज हाउ इट इज। देन सिक्योरिटी इशू, दैट इज व्हाई दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी।
तो इंक्रीज्ड कोऑपरेशन उनके बीच में होगा तो हमारे लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी समस्या आ सकती है। दैट इज वेरी सीरियसली वी हैव टू डील विद, बिकॉज राइट नाउ बांग्लादेश की तरफ से हमें कोई इतना बड़ा ट्रबल नहीं था, बट इन दिस पर्टिकुलर केस एज देयर रिलेशन इंप्रूव्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी यहाँ पे बन सकती है। सो दिस इज हाउ प्रॉब्लमेटिक इट कुड बी। अगर आप क्रॉस बॉर्डर डायनेमिक्स की बात करें, स्मगलिंग, इनफॉर्मल ट्रेड, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, वो इंक्रीज होगा यहाँ पे। इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर बांग्लादेश, तो सक्सेसफुल ट्रेड रिलेशन कुड इंक्रीज बांग्लादेश डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान। नाउ इफ बांग्लादेश इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, तो इंडिया की जो अभी तक जरूरत बांग्लादेश को पड़ती थी दैट विल रिड्यूस। सो दिस इज हाउ देयर डिपेंडेंस ऑन अस विल गो डाउन। वो चीज हमारे इंटरेस्ट में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये पूरी डेवलपमेंट है। कल्चरल एक्सचेंज एंड माइग्रेशन होगा, ट्रेड रिलेशन के बाद पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है, और दिस में ओवरशैडो इंडियाज कल्चरल इन्फ्लुएंस, वो चीज अंडरमाइन होगी। ट्रेड रिलेशन आएंगे, ट्रेड रिलेशन बेटर होंगे। ओके, एंड दिस इज हाउ इट इज। तो वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इक्वेशन विद बांग्लादेश, ये रिस्पॉन्स हमारी तरफ से होना चाहिए। ठीक, आप इन डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कीजिए एंड प्रोएक्टिवली आप इन पे स्टेप लीजिए। दैट इज समथिंग वी हैव टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड वी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म आउटलुक। ओके, सो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। विदाउट डूइंग दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। तो ये है सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में हमारे लिए, एंड this is what we have in today's session. So stay tuned, stay connected. Thank you very much.